हेलो दोस्तों, यस प्लंजर में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे में जो लैब टेक्नीशियन वैकेंसी निकला हुआ है उसका हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे। जो लेबोरेटरी सुपरटेंडेंट का है उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ये। लैब अधीक्षक का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी में, रेलवे का जो लेबोरेटरी सुपरटेंडेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसका प्रीवियस क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ लैब सुपरिटेंडेंट 2021 का प्रीवियस क्वेश्चन है। मैक्सिमम मार्क्स जो था 100, अधिक 100 नंबर का था क्वेश्चन। 120 मिनट मिले हुए थे। इसमें दिया गया है कि माइनस मार्किंग कितना रहेगा। तो आप लोग जानते हैं, नया नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा। 1/3 माइनस मार्किंग पहले भी था, इस टाइम भी 1/3 माइनस मार्किंग है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हमें एक चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्राम स्टेनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच साइंटिस्ट। दोस्तों ग्राम स्टेनिंग का डिस्कवर किसने किया था, इसमें वैज्ञानिक का नाम बताना है, साइंटिस्ट कौन थे। इसमें ऑप्शन में है एल्फ्रेड ग्राम्स, क्रिश्चियन ग्राम्स, रॉबर्ट हुक और लुइस पास्चर। तो इसमें राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, क्रिश्चियन ग्राम्स ने डिस्कवर किया था ग्राम स्टेनिंग का। और रॉबर्ट हुक जो है दोस्तों कोशिका की खोज किए थे सबसे पहले। लुइस पास्चर जो हमारा, इन्हें भी हम मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक भी कहीं कहीं सुनने, एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक भी आ जाता है। तो लुइस पास्चर जो है हमारा फर्मेंटेशन का ही डिस्कवर किए थे, फर्मेंटेशन का जो पास्चुराइजेशन का भी ये डिस्कवर किए थे, पास्चुराइजेशन का भी। तो और ये रॉबर्ट हुक जो हमारे हैं ये फादर ऑफ साइटोलॉजी हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं, और सेल का डिस्कवर भी किए थे। लुइस पास्चर जो हमारे हैं ये फर्मेंटेशन या पास्चुराइजेशन जो हमारे हैं उसका ये प्रैक्टिकल किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द केमिकल टेस्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस। इसमें से कौन सा ऐसा केमिकल टेस्ट है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है स्टेफाइलोकोकस है या स्ट्रेप्टोकोकस है। तो इसमें से राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा कैटालेज टेस्ट है। कैटालेज बी ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, कैटालेज टेस्ट। अगर स्टेप्टोकोकाई है तो कैटालेज निगेटिव आएगा। अगर स्टेफाइलोकोकाई है तो, अगर हमारा स्टेप्टोकोकाई है तो कैटालेज निगेटिव आएगा, और स्टेफाइलोकोकाई से कोकाई है तो कैटालेज पॉजिटिव आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि जेड जील नेल्सन स्टेन इज यूज टू डिटेक्ट विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जेड स्टेनिंग जो हम करेंगे किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए डिटेक्ट करने के लिए हम स्टेनिंग करते हैं। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, या माइक्रोबैक्टीरियम जो हमारा है माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के लिए जेड स्टेनिंग करते हैं। इसमें हम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी दो हमारे जो आते हैं माइक्रो बैक्टीरिया, तो जनरली हम जेड स्टेनिंग उसी के लिए हम करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम हमारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि एन आरबीसी एक्सहिबिटिंग हाइपोक्रोमिया वुड बी डिस्क्राइब एज बीइंग। लाल रक्त कोशिकाओं में के संदर्भ में हाइपोक्रोमिया का अर्थ क्या मतलब है। तो इसमें हमारा है जो कि वेरिएबल शेप में हो रहा है तो है, या पैक विथ हीमोग्लोबिन हो रहा है, या मार्कली ब्लूइश इन कलर हो रहा है, मार्कली प्लेस इन द सेंटर कलर। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा जो है मार्कली पेल इन द सेंट्रल कलर, केंद्रीय भाग में अत्यधिक पीलापन अगर है तो उसको हम बोलेंगे हाइपोक्रोमिक ये बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हमारे हीमोग्लोबिन कम होगा तो उसका आरबीसी का जो सेंटर पैरेलल एरिया है ऑटोमेटिक वो कलर चेंज हो जाएगा। अब पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवें क्वेश्चन में अमोनियम ऑक्जिलेट रिएजेंट इज यूज टू द काउंटिंग ऑफ विच ब्लड सेल्स। जो अमोनियम ऑक्जिलेट है वो कौन से ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी जो हम काउंट करते हैं वो टक्स फ्लूइड के थ्रू करते हैं। टक्स फ्लूइड हमारे डब्ल्यूबीसी के लिए करते हैं। आरबीसी जो हमारा डिजीज फ्लूइड है, जो हमारा डिसीज फ्लूइड है उसके लिए करते हैं। और रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए हम ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन WBC आर काउंटेड मैनुअली बाय टक्स रिएजेंट ब्लड इज डाइल्यूटेड बाय विच रेशियो। जब WBC हम काउंट करते हैं मैनुअली तो हम टक्स रिएजेंट जो यूज करते हैं तो उसका रेशियो क्या होता है, डाइल्यूशन का रेशियो क्या होता है। तो रेशियो जो होगा 1:20 होता है। अगर हम जब आरबीसी काउंट करते हैं, आरबीसी का रेशियो कितना होता है, 1:200 होता है। जब हम डिसीज फ्लूइड से हम काउंट करते हैं तो टक्स फ्लूइड से हम कर रहे हैं, इसका WBC काउंट हमारा 1:20 का है। और हम आरबीसी काउंट करते हैं जब, तो उसका नाम डिजीज फ्लूइड है, जिसका जो डाइल्यूशन होता है 1:200 होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच फैक्टर नॉट अफेक्ट बैक्टीरियल ग्रोथ, इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ पर असर नहीं डालता है। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा डार्कनेस हो जाएगा। डार्कनेस जो हमारा है बैक्टीरियल ग्रोथ पर, इनमें से कौन सा बैक्टीरियल की वृद्धि पर असर नहीं डालता है, तो डार्कनेस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिकमेंडेड ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर द स्टूल स्पेसिमेन सस्पेक्टेड टू कंटेन विब्रियो कॉलरा इज। मान लो अगर कोई सैंपल है, अगर विब्रियो कॉलरा उसमें सैंपल मतलब मान रहे हैं वो सैंपल में जो स्टूल हमारा है विब्रियो कॉलरा का सैंपल है, अगर उसे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, कॉलरा संक्रमण अगर व्यक्ति है उसके मल को अगर हम दूसरे लैब पे ले जा रहे हैं तो कौन से ट्रांसपोर्ट मीडिया हम यूज करेंगे। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये बफर ग्लिसरॉल सैलाइन मीडियम हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो गया बी, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगार कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू द प्रिपेयर न्यूट्रेंट अगार इज। न्यूट्रेंट अगार बनाने के लिए कितना प्रतिशत अगार की मात्रा की ज़रूरत होती है, तो कितने परसेंट ज़रूरत होती है, 1:2%। 1:2% की ज़रूरत होती है न्यूट्रेंट अगार के बनाने के लिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं दोस्तों, आप लोग सभी लोग जानते हैं, बिडाल टेस्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिडाल टेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूज फॉर कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया के लिए हम किस टाइप मेथड का, किस स्टरलाइजेशन मेथड का हम यूज करते हैं। तो आप लोग का जो कल्चर या लैब में जो गए होंगे वो आप जानते होंगे कि मतलब किस मेथड से करते हैं, ऑटोक्लेविंग करते हैं। ऑटोक्लेव करते हैं जिसमें स्टीम बनता है, स्टीम के थ्रू हमारा 120 टेम्परेचर हमारा डिग्री सेल्सियस होता है, 15 मिनट के लिए हम करते हैं और 15 PSI उसका प्रेशर होता है। ऑटोक्लेविंग हम करते हैं जो ऐसे जस्ट लाइक द प्रेशर कुकर जो होता है उसकी तरह वर्क करता है। बीडियारल टेस्ट इज़ डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। बीडियारल टेस्ट जो है किसके लिए हम करते हैं, सिफिलिस के लिए करते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिफिलिस। बीडियारल टेस्ट किसके लिए करते हैं, सिफिलिस के लिए कहते हैं। एलाइजा टेस्ट इज़ डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। एलाइजा टेस्ट जो हम करते हैं किस बीमारी के लिए हम करते हैं, किस बीमारी का पता लगाने के लिए करते हैं एलाइजा के लिए। तो इसमें HIV इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस C इन्फेक्शन है और ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। जितने भी हमारे वायरल मार्कर हैं उसके लिए हम एलाइजा टेस्ट डायग्नोसिस करने के लिए मतलब डायग्नोसिस करने के लिए हम पता लगाने के लिए करते हैं एलाइजा टेस्ट। जिससे हमारे HIV टेस्ट हो गया, हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस C इन्फेक्शन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूरा कुंभ टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट। कुंभ टेस्ट जो हम करते हैं किसके डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं, तो RH जो हमारा आइसोइम्यूनाइजेशन हमारा है उसके लिए हम करते हैं। RH जो हमारे हैं उसके लिए हम कुंभ टेस्ट डिटेक्ट करते हैं, डन कर मतलब कुंभ टेस्ट करते हैं RH इम्यूनाइजेशन के। अब हमारा अगला क्वेश्चन है द लिक्विफेक्शन ऑफ द सीमेन स्पेसिमेन शुड टेक प्लेस विदिन। जैसे मान लो हमने सैंपल को बेरे को क्या किया, सैंपल को कलेक्ट किया, मतलब कलेक्ट करने के बाद कितने समय लिक्विफिकेशन हो जाना चाहिए। लिक्विफिकेशन टाइम क्या है, जैसे सैंपल हमने लिया, सैंपल लेने के बाद सीमेंट का कितने टाइम में लिक्विफिकेशन हो जाना चाहिए या द्रवीकरण हो जाए, पानी की तरह हो जाना चाहिए, उसके टाइमिंग कितना है, 1 आवर से। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 1 आवर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए सीमेन स्पेसिमेन डिलीवर टू ए लैब। अगर मान लो किसी पेशेंट का सैंपल जो है सीमेन का कंडोम में आया, नॉर्मल काउंट बट नॉर्मल उसका नॉर्मल काउंट है, हमारा कह डिक्रीज द स्पर्म मोटिलिटी, उसकी मोटिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इसमें से बताना है आपको किसके कारण हुआ डिक्रीज हुआ है। नॉर्मल हमारे सीमेन जो है कंडोम में आया, लैब में आया, नॉर्मल स्पर्म काउंट है बट उसकी मोटिलिटी जो है ना वो क्या है, डिक्रीज है, मोटिलिटी डिक्रीज है। तो किस कारण हो सकता है, तो इसमें से हमारे ऑप्शन में है डिक्रीज फ्रक्टोज लेवल या एंटी स्पर्मिसाइडल इन कंडोम, इंक्रीज सीमेन विस्कोसिटी, इंक्रीज सीमेन एल्कलिनिटी। तो इसमें से राइट आंसर जो हमारा आ जाएगा, हो सकता है कि कंडोम में स्पर्मिसाइडल जो होंगे शुक्राणु नाशक दवा होंगे उसकी वजह से क्या हो गया, मोटिलिटी कम हो गया और डिक्रीज हो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है ड्यूरिंग डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ वेट माउंट ऑफ स्पेसिमेन और सैंपल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फंगल एलिमेंट्स विच द सॉल्यूशन यूज। दोस्तों माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अगर हम वेट माउंट कर रहे हैं, कोई स्पेसिमेन या कोई सैंपल हमारे पास आया फंगल एलिमेंट्स का है, तो हम सॉल्यूशन कौन सा यूज करते हैं। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं 10% KOH या NaOH सॉल्यूशन हम यूज करते हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉर्मल स्पर्म कंसंट्रेशन पर ml, मतलब जो नॉर्मल स्पर्म कंसंट्रेशन पर ml कितना होना चाहिए। तो इसमें से ऑप्शन में हम देखते हैं, लिखा है मोर देन 20 मिलियन पर ml, लेस देन 10 ml पर ml, मोर देन 40 मिलियंस पर ml, नॉन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, इसमें से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। मोर देन 20 मिलियंस पर ml, मतलब 20 मिलियन पर ml, मतलब 1 ml में 20 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पर्म मोटिलिटी इवेलुएशन आर परफॉर्म इन ए सीमेन सैंपल, शुक्राणु की गतिशीलता को जांचने के लिए वीर्य के सैंपल की जांच करनी चाहिए। मतलब कितना, जैसे सैंपल कलेक्ट किया, कितने की मतलब अंदर में हमें वो कलेक्ट करना चाहिए, कितने टाइम में हमें कलेक्ट करने के बाद से उसका टेस्ट कर देना चाहिए। तो इसमें से ऑप्शन में हमारा हो जाएगा जो इमीडिएट आफ्टर द स्पेसिमेन इज कलेक्टेड, अगर हम जैसे ही का सैंपल कलेक्ट करें हैं वैसे ही हमें क्या करना है, जांच कर देना चाहिए। इमीडिएटली आफ्टर द स्पेसिमेन इज कलेक्टेड, जैसे ही सैंपल प्राप्त करने के बाद तुरंत कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ब्लड सेल्स एंड ब्लड एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन WBC टेस्ट, CBC की जांच कर, मतलब किन रक्त कोशिकाओं की जांच की जाती है। अगर हम CBC की जांच कर रहे हैं तो इसमें से कौन सी है CBC जो हम रक्त कोशिकाओं की हम जांच करते हैं। RBC के लिए हम भी करते हैं, RBC हो गया, WBC के लिए करते हैं, प्लेटलेट के लिए करते हैं, ऑल ऑफ द। राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज हेमाटोक्रिट। दोस्तों हेमाटोक्रिट क्या है, हेमाटोक्रिट को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं PCV, पैक सेल वॉल्यूम, तो हेमाटोक्रिट है। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी सही होगा, ये पोर्शन ऑफ RBC कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। लाल रक्त जिन हमारे कोशिकाएं हैं, कुल रक्त का आयतन का अनुपात जो होता है उसी को हम बोलते हैं हेमाटोक्रिट या PCV बोलते हैं। कहीं कहीं PCV आ जाता है, कहीं कहीं हेमाटोक्रिट आ जाता है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि क्या सही है। अब 22 क्वेश्चन नंबर देते हैं। पीरियड ऑफ अब्सिस्टेंस बिफोर सीमेन एनालिसिस फॉर इनफर्टिलिटी टेस्टिंग। दोस्तों अगर मान लो इनफर्टिलिटी टेस्टिंग की हमें जांच करना है, सीमेन की हमें जांच करवाना है, तो कितने दिन का गैप होना चाहिए सैंपल लेने के लिए। सीमेन का कम से कम कितने दिन का गैप होना चाहिए, 2 से 7 दिन का कम से कम गैप होना चाहिए। राइट आंसर हमारा हो गया 2 से 7। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है इस बुक जो आया है उसके ऑप्शन के हिसाब से जो हमारा राइट आंसर है ये है। अगर वैसे आपने बुक में पढ़ा होगा 3 to 5 डेज पढ़ा होगा, 3 to 6 डेज पढ़ा होगा। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है, जो इसमें आंसर की RRB की जो आंसर की में जो सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन जो वही बता रहा हूँ मैं, आप लोगों को ये मत सोचना कि गलत है। आंसर की में जो राइट आंसर है, जो वहाँ पे RRB रेलवे में जो वहाँ पे जांच हुआ था उसी का आंसर ही सही है। तो इसमें राइट आंसर है 2 से लेके 7 डेज क्या होना चाहिए, इंटर गैप होना चाहिए, मतलब कि सैंपल जब कलेक्ट करेंगे सीमेन का जांच करने के लिए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ एथिक्स फॉर लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन के लिए कोड ऑफ एथिक्स क्या है। तो इसमें है नो एग्जप्शन ऑफ और गेसवर्क, कोई भी कार्य अनुमान पर आधारित ना हो, एक्यूरेसी और करेक्टनेस इन गिविंग रिपोर्ट, एकदम सही रिपोर्ट देना, लैब रिपोर्ट को एकदम गुप्त रखना तथा मरीज को उसके संबंधित किसी की कीमत पर नहीं बताना, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों हमारा जो कोड ऑफ एथिक्स लैब टेक्नीशियन का है, इसका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम किसी को काम को कर रहे हैं, कोई टेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम अपने अनुमान के आधारित नहीं करेंगे, जो रीडिंग आएगा उसको देना है और करके देना है उसे। और हम ध्यान रखेंगे जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो एक्यूरेसी भी उसकी रिपोर्ट जो है बिल्कुल सही हो। और लैब में क्या है कि कोई भी अगर मान लो किसी पेशेंट का अगर हमने जांच किया, अगर उसका कुछ भी आ रहा है तो उसको लैब की रिपोर्ट हम गुप्त रखेंगे, मरीज से संबंधित किसी भी होगा तो उसे नहीं बताए। इसे ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रू अबाउट मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोस्कोप इन ए लेबोरेटरी। अगर हम लैब में माइक्रोस्कोप को, सूक्ष्मदर्शी को देखभाल कैसे की जानी चाहिए, कीप इट वेल कवर्ड, उससे हम अच्छी तरह से भली भांति ढका होना चाहिए, ये भी सही है। ऑप्टिकल कंपोनेंट फॉर फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट केमिकल एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रकाशी जो भागों में सीधी सूर्य की रोशनी रसायनों को एसिड से बचा कर रखना चाहिए, ये भी सही है कि डायरेक्ट अगर माइक्रोस्कोप पे सनलाइट आ रहा है, केमिकल्स आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है किसी को, उससे बचा के रखना चाहिए। क्लीन द रैक एंड पिनियंस विद द जाइलॉन पीरियडिकली एंड रेगुलरली, रैक और पिनियन जो जाइलॉन से समय समय पर साफ करना चाहिए, ये भी सही है। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा। अब 25 क्वेश्चन नंबर है नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम क्रेटिनिन। सीरम क्रेटिनिन का नॉर्मल रेंज कितना है, बहुत बार हर एग्जाम में मैक्सिमम पूछ ही लेता है कि क्रेटिनिन का नॉर्मल रेंज क्या है। तो
तो आप लोग इसको याद करना, कभी भूलना नहीं है कि मतलब, क्योंकि बार बार ये पूछता है, चाहे एनएचएम के एग्जाम दो, चाहे यूपीएमएस का दो, चाहे आप यही रेलवे का दे रहे हो, तो क्रिएटिनिन का जरूर पूछता है नॉर्मल रेंज कितना है। तो नॉर्मल रेंज के साथ साथ उसकी यूनिट भी याद होनी चाहिए। तो इसका नॉर्मल है जो हमारा हो गया 0.5 से लेके 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है इसका नॉर्मल क्रिएटिनिन का हमारा जो है नॉर्मल रेंज है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि बैक्टीरिया विथ फ्लैजेला अरेंज ऑल राउंड द सेल इज कॉल्ड, मतलब बैक्टीरिया जो हमारा है, फ्लैजेला है जो बैक्टीरिया का, अगर उसके सभी जगह अगर फैले हुए हैं, अगर उससे सभी जगह है तो उसे हम क्या बोलेंगे? राइट आंसर पेरिट्राइकस है, जो कि उसके सरफेस पर पूरी तरह से जो हमारा बैक्टीरिया के सभी सरफेस पे है, तो पेरिट्राइकस है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पेरिट्राइकस सही हो जाएगा। मोनोट्राइकस जिसमें एक फ्लैजेला हो, लोफोट्राइकस हमारा एम्फीट्राइकस जो दोनों साइड में हो, तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर पेरिट्राइकस। 27 क्वेश्चन नंबर है, व्हेन कोकाई बैक्टीरिया आर अरेंज इन द ग्रेप लाइक क्लस्टर, अगर कोई भी कोकाई जो है बैक्टीरिया है वो ग्रेप लाइक क्लस्टर में अगर वो अरेंज है तो उसको हम क्या कहते हैं? हम क्या बोलेंगे? तो स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्टेफाइलोकोकाई। जो बैक्टीरिया कोकाई जो हमारा है ग्रेप लाइक, जैसे अंगूर होता है, अंगूर के गुच्छे की तरह अगर अरेंज है तो उसको हम स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इज ए नॉट ए मटेरियल फॉर द ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, इसमें से किसका विसंगरण शुष्क तापमान विधि से नहीं किया जाता? इसमें से कौन सा मटेरियल है जो कि हम ड्राई हीट नहीं करते? इसमें ऑप्शन में है, मतलब ड्राई हीट में नहीं करते हैं। कांच से बने उपकरण को इसको तो करते हैं, ऑयल ये भी हम करते हैं, डस्टिंग पाउडर ये भी सब करते हैं। तो सर्जिकल ड्रेसिंग जो है इसमें पूछा है किसका शुष्क तापमान में नहीं विधि से नहीं किया जाता है? तो सर्जिकल ड्रेसिंग है, इसको हम ऑटोक्लेविंग से करते हैं, तो इसलिए यही नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेमाटॉक्सिलिन और इयोसिन स्टेनिंग इज डन। दोस्तों H&D स्टेनिंग का जो है वीडियो अपलोड हो गया, इसको हम लिंक में दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना। हेमाटॉक्सिलिन और इयोसिन इज डन, हेमाटॉक्सिलिन जो इयोसिन है हम किसके लिए करते हैं? तो इसमें ऑप्शन में आइडेंटिफिकल ऑफ बैक्टीरिया, फंगल एलिमेंट्स के, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम करते हैं H&D और स्टेनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है किसको हम डिटेक्ट करने के लिए करते हैं? बेनेडिक्ट टेस्ट लिखा दो, तो बेनेडिक्ट टेस्ट यूज टू डिटेक्ट इन यूरिन में हम बेनेडिक्ट टेस्ट के रिजल्ट के किसको, बेनेडिक्ट टेस्ट द्वारा हम किस मेथड को, बेनेडिक्ट मेथड द्वारा हम किस जांच करते हैं? तो हम करते हैं ग्लूकोज की हम टेस्ट करते हैं बेनेडिक्ट रिएजेंट से, बेनेडिक्ट टेस्ट के थ्रू ग्लूकोज का पता लगाते हैं कितना हमारे यूरिन में ग्लूकोज है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है द डिवाइस विच मेंटेन द सेट टेम्परेचर इन हॉट एयर ओवन, अगर हॉट एयर ओवन में उस डिवाइस का नाम क्या है जिसे हम सेट करते हैं टेम्परेचर को, या क्या बोलते हैं? तो उसमें बोलते हैं थर्मोस्टेट बोलते हैं। थर्मोस्टेट मतलब टेम्परेचर जो होगा उसे हम मेंटेन करेंगे, उसे बोलेंगे थर्मोस्टेट। अगला क्वेश्चन ये है कि राइस वाटर स्टूल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, जो राइस स्टूल वाटर जो होता है, वो राइस वाटर स्टूल जो होते हैं वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, किस बीमारी का लक्षण है? तो किस बीमारी का? कॉलरा का लक्षण है। कॉलरा में क्या होता है? राइस मतलब ऐसे पतले से यूरिन होते हैं वाटर की तरह, राइस की तरह, ऐसा पानी की तरह, वो कॉलरा में होता है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि द डिसइंफेक्टेंट कॉमनली अप्लाइड ऑन द साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन, सामान्यतः रक्त का जो लेने से पहले त्वचा में किस प्रकार का मतलब संक्रमण से विसंगत किया जाएगा या डिसइंफेक्टेड किया जाता है, किस रीजेंट से किया जाता है, या क्या अप्लाई करते हैं उस पर, जैसे हम क्लीन करने के लिए? तो 70% जो हमारा इथेनॉल हम यूज करते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए, जहाँ पे हम जिस साइट पे हम सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इज़ नॉट इंक्लूड इन रूटीन लीवर फंक्शन टेस्ट, इसमें से कौन सा रूटीन लीवर फंक्शन टेस्ट में ऑप्शन नहीं है? तो रूटीन फंक्शन टेस्ट में हमारा क्या आता है? बिलिरुबिन भी आता है, SGPT SGOT भी आता है, बाइल हमारा जो है इस बाइल एसिड ये नहीं आता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बाइल एसिड। इसमें पूछा था कौन सा लीवर फंक्शन टेस्ट में रूटीन में नहीं आते हैं, इंक्लूड नहीं है, तो बाइल एसिड नहीं है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि द रिएजेंट यूज इन एस्टिमेशन ऑफ बिलिरुबिन का जो एस्टिमेशन करते हैं कौन सा रिएजेंट हम यूज करते हैं? तो हम डाईएजो रिएजेंट यूज करते हैं, किसके लिए? बिलिरुबिन के लिए। ये भी बार बार क्वेश्चन में पूछता है बिलिरुबिन के एस्टिमेशन हम जो रिएजेंट करते हैं किस मेथड से करते हैं? डाईएजो मेथड द्वारा करते हैं। नॉर्मल लेवल ऑफ रेटिकुलोसाइट इन एडल्ट, रेटिकुलोसाइट जो होता है एडल्ट में नॉर्मल लेवल क्या है? तो नॉर्मल लेवल कितना हो गया?
0.5% से लेके 2.5% होता है नॉर्मल एडल्ट, मतलब नॉर्मल लेवल होता है रेटिकुलोसाइट काउंट का इन एडल्ट में 0.05% से लेकर 2.5% होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इक्विपमेंट टू मेजर ESR, दोस्तों हम जो ESR मेजरमेंट करते हैं उस इक्विपमेंट जो है तो उसका नाम क्या है, उसका नाम हमारा क्या है, वेस्टर्न ग्रैंड ट्यूब है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वेस्टर्न ग्रैंड ट्यूब। तो राइट आंसर जो हम सैलिज ट्यूब करते हैं, सैलिज ट्यूब तो हमारा हो गया हीमोग्लोबिन स्टिमुलेशन, सेंट्रीफ्यूज तो आप लोग जानते हैं, वैक्यूम ट्रेनर भी आप जानते हैं, कंटेनर जो होता है सैंपल को हम कलेक्ट करते हैं। और फिंगर प्रिक इज़ यूज टू डिटरमाइन, फिंगर को हम प्रिक करके अगर सैंपल हम कर रहे हैं तो इसमें से कौन कौन से हम टेस्ट मतलब कर सकते हैं या कौन सा टेस्ट हम कर सकते हैं फिंगर प्रिक करने के बाद। इसमें ऑप्शन है ब्लीडिंग टाइम, प्रोथ्रम्बिंग टाइम, APTT, नॉन ऑफ द एबव, इसमें से या कोई नहीं। तो इसमें से हम ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो हम फिंगर प्रिक करके डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं ब्लीडिंग टाइम। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इज डन टू फाइंड आउट। अगर हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं यूरिन का कर रहे हैं तो इसमें से कौन सा ऐसे हैं जो कि मतलब हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। RBC कर सकते हैं यूरिन में, ये भी हो, पस सेल्स भी देख सकते हैं हम यूरिन में, कास्ट सेल्स भी देख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। सैंपल यूज फॉर प्लेटलेट्स काउंटिंग, प्लेटलेट्स काउंट करने के लिए हम किस टाइप का सैंपल लेते हैं, सीरम लेंगे, प्लाज्मा लेंगे, तो क्या लेंगे। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, सीरम है, प्लाज्मा है और सिट्रेट ब्लड है, ऑल ऑफ द अबव। तो हम प्लेटलेट्स काउंट करने के लिए सिट्रेटेड ब्लड हम लेते हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सिट्रेटेड ब्लड लेते हैं प्लेटलेट्स काउंट को करने के लिए। अगला क्वेश्चन हो रहा है द एसिड हिमैटिन मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज नोन है। दोस्तों हम सैलिज मेथड जब करते हैं, सैलिज मेथड में जब हम 0.1/10 HCl जब हम उसमें ऐड करते हैं तो उसमें उसका जो रिएक्शन होता है एसिड हिमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी को एसिड हिमैटिन कन्वर्ट हो जाता है, उसमें किस मेथड में हम करते हैं, इस मेथड दिया गया है सैलिज मेथड। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सैलिज मेथड करेक्ट हो जाएगा। जो हम अगर ब्लड हमने लिया 20 माइक्रोलीटर, उसमें N/10 HCl जब हम ऐड करते हैं तो उसका कन्वर्ट जो एक कलर होता है एसिड हिमैटिन में हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी मेथड में पूछ रहा है कि एसिड हिमैटिन जो कन्वर्ट होता है किस मेथड द्वारा, किस कहते हैं, सैलिज मेथड। सैलिज मेथड आ जाए या एसिड हिमैटिन मेथड आ जाए, तो आप लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए ऐसा पूछा गया था, एसिड हिमैटिन मेथड। नॉर्मल लेवल ऑफ टोटल प्रोटीन इन CSF, टोटल प्रोटीन जो हमारा होता है CSF का कितना होता है, 22 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है ये 15 से लेके 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है टोटल प्रोटीन, 15 से लेके 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच सेक्शन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी डील्स विद द असेसमेंट ऑफ डिफरेंस सेल इन ब्लड, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा लेबोरेटरी है या क्लिनिकल लेबोरेटरी जिसमें हम डिफरेंशियल सेल्स को स्टडी के लिए हमें कोशिकाओं की जांच करने से संबंधित है। तो इसमें हमारा क्या है, हेमाटोलॉजी में हमारे डिफरेंस जो हमारे सेल जो हैं डिफरेंशियल लैब में यूज करते हैं हेमाटोलॉजी माने स्टडी ऑफ ब्लड। तो डिफरेंट सेल्स इन ब्लड, तो किसके लिए हम करते हैं लेबोरेटरी में सेक्शन के लिए, हेमाटोलॉजी हमारा है। राइट आंसर हेमाटोलॉजी हो गया। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इज़ नॉट ए सॉलिड कल्चर मीडिया, इसमें सॉलिड कल्चर मीडिया कौन सा नहीं है, 44 का 44वां नंबर। तो इसमें हमारा जो हमारा है सेलेनाइट F ब्रोथ जो हमारा है ये हमारे सॉलिड कल्चर मीडिया नहीं है, बाकी हमारे ब्लड अगार भी सॉलिड मीडिया कल्चर है, न्यूट्रेंट अगार भी हमारा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से सैटेलाइट F ब्रोथ हो जाएगा, जो पूछा है सॉलिड कल्चर मीडिया नहीं है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेम्परेचर मेंटेनेंस इन ए बैक्टीरियल इनक्यूबेटर इन डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब क्या है कि जो हम बैक्टीरियल इनक्यूबेटर हमारा होता है कितना उसका टेम्परेचर होता है, जब हम बैक्टीरियल इनक्यूबेशन में कितना टेम्परेचर पर रखा जाता है वो पूछ रहा है इसमें से। तो इसमें से ऑप्शन में है 20 होना चाहिए, 28 होना चाहिए, 37 होना चाहिए या 45 होना चाहिए। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 37 होना चाहिए जो हमारा बैक्टीरियल टेम्परेचर होता है इनक्यूबेटर का, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 यही है। द कॉमनली यूज्ड फिक्जेटिव फॉर द स्लाइड प्रिपरेशन करने के लिए कॉमनली टाइप को जो हम प्रिपरेशन है वो फिक्जेटिव यूज करते हैं कौन सा है, इसमें बेनेडिक रिएजेंट है, डिस्टिल वाटर है, फॉर्मेलिन है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिन हम यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव की तरह प्रिपरेशन के लिए, स्लाइड प्रिपरेशन के प्रिजर्व करने के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, फॉर्मेलिन हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रिकॉशन अगेंस्ट बायो हजार्ड्स इन लैब पर्सन इंक्लूडेड, लैब में कार्य करने वाले कर्मचारियों को जोखिम से बचने के लिए कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में है प्रिवेंशन
ऑफ सेल्फ इंजरी, मतलब अपने को खुद को घाव लगने से बचाना चाहिए जब हम कलेक्शन करते हैं सैंपल का। और जो लैब इंस्ट्रूमेंट है वो डिकंटामिनेशन हो चाहिए, रेजेंट जो डिकंटामिनेशन है। इम्यूनाइजेशन ऑफ लैब पर्सन, जितने भी लैब में काम करते हैं उनको ये जो भी टीकाकरण हो जाना चाहिए, उनका टीकाकरण पहले से हुआ होना चाहिए। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है द रिएजेंट यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज इज। ग्लूकोज एस्टिमेशन जो हम करते हैं, रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, इसमें पूछ रहा है द रिएजेंट यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज इज। ग्लूकोज की मात्रा नापने के लिए किस रिएजेंट का उपयोग किया जाता है। यूरिन में जब हम करते थे, क्या यूरिन में करते हैं वैलिडी रिएजेंट हम यूज करते हैं। तो ये पूछ रहा है इसमें कि मतलब ब्लड का, जब हम ब्लड की जाँच करते हैं तो हम इसमें कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, तो हेक्सोकाइनेज रिएजेंट हम यूज करते हैं, हेक्सोकाइनेज रिएजेंट। और जेफरी मेथड जो हमारा दोस्तों है, हमारे क्रेटिनिन की काउंट करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि द फॉलोइंग रिकॉर्ड शुड बी रिटेन्ड इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में किस दस्तावेजों को संभाल कर रखना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल का रिकॉर्ड भी, इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस का रिकॉर्ड भी, ब्लड डोनर रिकॉर्ड भी। तो इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल रेंज ऑफ टोटल WBC काउंट। WBC काउंट टोटल कितना हो जाए, 4000 से 4000 से 11000 होना चाहिए। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी सही होगा, 4000 से 11000 सेल्स पर क्यूबिक होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4000 से 11000 नॉर्मल रेंज हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यू मिथाइलिन ब्लू रिएजेंट इज यूज फॉर द स्टेनिंग ऑफ विच ब्लड सेल्स। न्यू मिथाइलिन ब्लू जो है हम किस को काउंट करने के लिए, मतलब किस रिएजेंट प्रकार के रंग देने के लिए हम कार्य करते हैं, मतलब यूज करते हैं। न्यू मिथाइलिन ब्लू रिएजेंट यूज फॉर द स्टेनिंग फॉर विच ब्लड सेल्स, कौन से ब्लड सेल्स को स्टेन करने के लिए, स्टेनिंग देने के लिए न्यू मिथाइलिन ब्लू हम रिएजेंट हम यूज करते हैं। तो इसमें ऑप्शन में हमारा है रेटिकुलोसाइट, प्लेटलेट, WBC और हिंज बॉडी। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए हम न्यू मिथाइलिन ब्लू हम यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच फिल्म इज़ द बेस्ट टू डिटेक्ट मलेरिया पैरासाइट इन माइक्रोफाइलेरिया। इसमें से कौन सा फिल्म हम बनाएंगे जिससे हमारा मलेरिया पैरासाइट और माइक्रोफाइलेरिया पैरासाइट के दोनों दिख जाएं। तो इसमें से हम जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया थिक ब्लड फिल्म हो गया, थिक ब्लड स्मीयर जो हम बनाएंगे, इसमें हमारा मलेरिया पैरासाइट्स और माइक्रोफाइलेरिया दोनों बेस्ट दिख जाएंगे, अच्छे से दिख जाएंगे। नॉर्मल डिफरेंशियल काउंट ऑफ पॉलीमॉर्फ और न्यूट्रोफिल। पॉलीमॉर्फ दोस्तों न्यूट्रोफिल से बोलते हैं, इसलिए आपका कन्फ्यूजन नहीं होना। नॉर्मल रेंज कितना है या कितना परसेंटेज में होता है, तो इसका जो हम राइट आंसर हमारा हो जाएगा 53 का, ये हमारा हो जाएगा 40 से लेकर के 75%, 75% या कहीं कहीं 70% दिया रहता है। तो आपको कन्फ्यूजन हो, क्योंकि जो इसमें ऑप्शन दिया उसमें सब लोगों को बताना है। तो इसमें से राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 40 से लेकर 75% हो गया। नॉर्मल रेंज ऑफ एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट। नॉर्मल एब्सोल्यूट स्नोफिल की काउंट की जो होगी वो 30 से लेके 300 सेल पर हमारा है, 30 से लेके 300। कहीं कहीं आपको और ज़्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें जो राइट आंसर हमारा इसमें दिया गया है वो 30 से लेके 300 दिया गया है सेल्स पर मिलीलीटर। तो हमारा राइट आंसर 300 इतना हो गया। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इज़ द मेथड ऑफ मेजर क्लॉटिंग टाइम। मेजर से हम जो क्लॉटिंग टाइम जो हम मेजर करते हैं, इसमें से हम किस मेथड से करते हैं। ऑप्शन में है ली एंड वाइट मेथड, इस मेथड से भी हम करते हैं क्लॉटिंग टाइम को। में कैपिलरी ट्यूब मेथड द्वारा करते हैं, दोनों से करते हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। दोनों से हम करते हैं, ली एंड वाइट मेथड और कैपिलरी ट्यूब मेथड से हम क्लॉटिंग टाइम मेजरमेंट करते हैं। RBC काउंट इज डन। RBC काउंट जो हम करते हैं कहाँ करते हैं, तो न्यूबस चैम्बर से करते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, न्यूबस चैम्बर से करते हैं। विंट्रोप चैम्बर्स हमारा वो हो गया, अलग हो गया। जो हम ये PCB करते हैं, इनक्यूबेटर हमारा अलग है, कैलोरीमीटर हमारा अलग है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो काउंट करते हैं RBC काउंट न्यूबस चैम्बर से हम करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द रेफरेंस टू द सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट जो हमारे लेबोरेटरी में प्राप्त होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जैसे हमारे ब्लड बैग हो गया कलेक्शन, हम जैसे हमने ब्लड बैग जो यूज करेंगे, जो स्पेसिमेन है या ब्लड बैग हमारे हैं उससे संबंधित जो होते हैं, किस कंटेनर में हम इकट्ठा करते हैं, रेड में, येलो में, ब्लू में या ब्लैक में। तो हमें येलो में हम इकट्ठा करते हैं जो हमारे ब्लड बैग हैं या जो हम भी स्पेसिमेन है, कोई भी सूक्ष्म जीवाणु के जो संबंधित उसे कंटेनर में हम किस में डालते हैं, पीला में डालते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, येलो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये
विच प्रोटीन प्रेसिपिटेट इन द यूरिन बाई वार्मिंग द कल्चर 50 to 60 रिजॉल्व द 100 डिग्री सेल्सियस अगेन द प्रेसिपिटेट इन क्लोरीन। इनमें से मूत्र में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन है जो कि 50 से 60 डिग्री पर गर्म करने पर प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, 100 सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर घुल जाता है, ठंडा करने पर फिर प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाता है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा बेंजोन्स प्रोटीन। बेंजोन्स प्रोटीन जो होता है हमारा, उसे हम जब हीट करेंगे 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, फिर 100 पे करेंगे रिजॉल्व हो जाएगा, फिर उसको कूलिंग करेंगे, फिर से वो दिखता है प्रेसिपिटेट। तो बेंजोन्स प्रोटीन होता है, उसे बोलते हैं हम क्या, बेंजोन्स प्रोटीन। राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट इन यूरिन। बाइल साल्ट जो हम जाँच करेंगे यूरिन में, तो इसमें हम किस रिएजेंट से करते हैं, तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा हे सल्फर टेस्ट। सल्फर पाउडर होता है, उसके हम थ्रू करते हैं बाइल साल्ट का डिटेक्शन करते हैं यूरिन में। अगला क्वेश्चन है फॉर विच टेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्किन स्क्रैपिंग, नेल क्रैपिंग एंड हेयर यूज। दोस्तों अगर हम कौन सा इसमें से किसके मतलब डिटेक्शन के लिए या किस इन्फेक्शन के डिटेक्शन के लिए किस स्पेसिमेन हम स्किन का स्क्रैपिंग लेते हैं या नेल का स्क्रैपिंग लेते हैं, हेयर हम बाल यूज करते हैं, खुरचन लेते हैं, नाखून की खुरचन लेते हैं, बालों का उपयोग करते हैं, किस इन्फेक्शन की डिटेक्ट करने के लिए, किसके लिए, तो हम ये फंगल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ का सैंपल लेते हैं। फंगल अगर इन्फेक्शन है तो हम नाखून का खुरचन लेंगे, त्वचा का खुरचन लेंगे या बालों का उपयोग करते हैं, तो क्या फंगल इन्फेक्शन के लिए, फंगल का जाँच करने के लिए हम करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू स्टोर यूरिन सैंपल इन एग्जामिनेशन टू डील। 61 का क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें पूछा है कि 61 का कि किसी वजह से मूल परीक्षण में देर हो जाए तो मूत्र के नमूनों को किस तरह से स्टोर किया जाना चाहिए, मतलब कैसे स्टोर करना चाहिए, तो इसको हम फ्रिज में रख देना चाहिए। कितना, टू बी केफ्ट फ्रिज 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इससे ज़्यादा मोर देन 24 आवर्स, अगर इस नॉट मोर देन 24 आवर्स ज़्यादा हम नहीं रखेंगे इसको। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम रखते हैं अगर सैंपल, अगर मान लो हमें बाद में टेस्ट रन करना है तो। अगला क्वेश्चन है कीप एट रूम टेम्परेचर फॉर 6 आवर्स। अरे सॉरी दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन हमारा है पूछा है कि फॉर यूरिन कल्चर सेंसिटिव टेस्ट व्हाट इज डन मेथड ऑफ द कलेक्ट द सैंपल। अगर सेंसिटिव मतलब हमें मान लो ये एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट हमें लगाना है यूरिन का, तो सेंसिटिव टेस्ट यूरिन का लगाना है या कल्चर लगाना है, तो सैंपल हमारे लिए कौन सा अच्छा होना चाहिए। तो इसमें से देखो आंसर दोस्तों, हमारा जो 62 का आंसर जो हमारा है हमारे हो जाएगा क्या, इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए मॉर्निंग सैंपल इन स्टेराइल कंटेनर। हम मॉर्निंग सैंपल लेंगे जो कि स्टेराइल कंटेनर होना चाहिए, मॉर्निंग सैंपल लेंगे और स्टेराइल कंटेनर होना चाहिए। कहीं कहीं इस पर आप लोग कुछ कमेंट करेंगे कि मॉर्निंग सैंपल इन क्लीन कंटेनर या एनी सैंपल या क्लीन कंटेनर ड्राई क्लीनर, तो दोस्तों इसमें सही हमारा राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा मॉर्निंग सैंपल लेंगे जो स्टेराइल कंटेनर होगा, क्योंकि इसमें भी अगर आगे आपका मॉर्निंग सैंपल आएगा क्लीन कंटेनर, इसमें स्टेराइल कंटेनर नहीं लिखा है लेकिन यहाँ क्लीन कंटेनर लिखा है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। मॉर्निंग सैंपल लेंगे लेकिन जो हम जिसमें जिसमें हम कंटेनर में यूज लेंगे वो स्टेराइल कंटेनर होना चाहिए, वाइड माउथ और स्टेराइल कंटेनर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन। 24 घंटे का अगर हम मूत्र को इकट्ठा करना है तो क्या सही नहीं है, इसमें से क्या नहीं सही है। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन, इसमें से क्या नहीं सही है अगर हम 24 आवर्स का कलेक्ट करते हैं तो। इसमें ऑप्शन में है कि यूरिन इज कलेक्टेड 6 AM से लेकर 6 AM तक नेक्स्ट डे तक कलेक्ट करेंगे, ये भी सही है। यूरिन कलेक्टेड टू बी केप्ट फ्रिज, तो इसमें कह रहा है कि यूरिन अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं उसे हम फ्रिज में रखेंगे, तो एक गलत बात है, तो ये हमारा क्या है, गलत है। इट यूज द मेजर द टोटल यूरिन प्रोटीन, इसमें टोटल यूरिन प्रोटीन हम तो मेजर करते ही हैं। इसमें से अगला है कि यूरिन कंटेंट टू बी केप्ट रूम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमारा जो राइट आंसर इसका हो जाएगा 63 का बी ऑप्शन इज करेक्ट रहेगा। यूरिन कलेक्टेड टू बी द केप्ट इन फ्रिज, इसमें पूछा था कि एकत्र करने के लिए क्या नहीं सही है, तो हमारा ये बी सही हमारा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच कल्चर मीडिया यूज फॉर द फंगल ग्रोथ इन लैब। कौन सी कल्चर मीडिया हम यूज करते हैं फंगल के लिए, लेबोरेटरी फंगल किस कल्चर मीडिया में उपयोग करते हैं 64 का, तो हमारा क्या है सेबोल, हमारा डेस्टोज आगार जो हमारा है सेबोराइड्स, हमारा डेस्टोज जो आगार है इसमें हम करते हैं क्या फंगल हम ग्रोथ करवाते हैं इस वाले मीडिया में। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोजोआ का असमान रूप से कौन सा है, तो इसमें पूछ रहा है डबल हेड होगा, डबल टेल होगा या
सूजा हुआ या नुकीला उसका सर होगा, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इस पिरामिड जो हमें असामान्यता जो है डबल, अगर 2 हेड हो गया तो फिर भी होगा, 3 टेल हो गया, 3-4 हेड हो गया, दोनों साइड हेड हो गया, या हेड पे टेल हो गया, तो हमारा क्या है, नॉर्मल हमारे स्पर्मेटो जो है। इसलिए हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर गया। CSF सैंपल इज ऑब्टेन्ड बाई, CSF जो सैंपल हम लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, ऑब्टेंड करते हैं, लंबर पंचर से लेते हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लंपर पंचर हो गया। व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ द नॉर्मल CSF, नॉर्मल CSF का जो कलर होता है कैसा दिखता है, मतलब कैसा दिखेगा, क्लियर एंड कलरलेस दिखता है। राइट आंसर हमारा क्लियर एंड कलरलेस हो गया। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मतलब कि फास्टिंग ब्लड शुगर जो इसमें पूछ रहा है, फास्टिंग ब्लड शुगर कितना होना चाहिए अगर हम फास्टिंग ब्लड शुगर ले रहे हैं। तो इसमें दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, फास्टिंग जो होगा कहीं 70 से लेके 110 तक कहते हैं फास्टिंग, मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे, ठीक है, ग्राम मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे दिया है 60 से 100 दिया है, 80 से 120 दिया है। तो यहाँ पे देखो अगर 10 यहाँ से बढ़ा दिया है तो यहाँ पे 70 अगर रहता तो 110 होता, यहाँ पे 80 कर दिया तो 120 हो गया। तो राइट हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग कुछ मत कहना कि एक कमेंट करना कि 70 से 140 होता है, क्योंकि इसमें फास्टिंग ब्लड शुगर पूछा है। रैंडम पूछा होता या पीपी पूछा होता तो 70 से 140 तक मिलीग्राम पर डेसीलीटर सही होता है। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 80 से लेकर 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल रेंज ऑफ पस सेल इन यूरिन हाई पावर फील्ड में, हाई पावर फील्ड में अगर HF में हम देखते हैं यूरिन को माइक्रोस्कोप द्वारा, तो कितने हमारे पस जो है यूरिन में दिखेंगे, तो हम इसको कहेंगे सामान्य संख्या है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा 69 का, 1 से लेके 5, अगर 1 से लेके 5 तक हमारे पस दिख रहे हैं तो यूरिन में अगर तो समझ लो कि हमारा यूरिन सही है, सामान्य है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन का नॉर्मल कितना होता है, 1.010 से लेकर के 1.014 तक नॉर्मल रेंज हमारा जो होगा, वो नॉर्मल हमारा जो होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा है 1.010 से लेकर 1.014 तक होगा। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच क्रिस्टल इन यूरिन हैज़ ऑक्टाहेड्रल बाउंड्रीज, मूत्र में पाए जाने वाले इनमें से किस क्रिस्टल का आकार ऑक्टाकोडी होता है, मतलब कि ऑक्टाहेड्रल होता है। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 71 का, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट का ही जो होगा ऑक्टाहेड्रल बाउंड्रीज में होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला क्वेश्चन पैपेनिकोलोउ स्टेन यूज टू डिटेक्ट द एबनॉर्मल सेल्स, पैपेनिकोलोउ जो होता है वो किसको एबनॉर्मल सेल को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, तो सर्विक्स जो हमारा होगा, सर्विक्स में एबनॉर्मलिटी को देखने के लिए हम स्टेनिंग करते हैं, पैपेनिकोलोउ स्टेन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाइंड टू टारगेट एंटीजन, अगर स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है अपने टारगेट एंटीजन से बाइंड हो रहा है और डिटेक्ट द प्रेजेंस द क्वांटिटी ऑफ द एंटीजन, और क्वांटिटी उसको कितने डिटेक्ट द प्रेजेंस, मतलब उसमें कितना क्वांटिटी प्रेजेंट है उस एंटीजन का वो भी बता रहा है। दिस द प्रिंसिपल ऑफ द विच टेस्ट, इनमें से कौन सा टेस्ट है जिस इस सिद्धांत पर आधारित है कि विशेष प्रकार की एंटीबॉडी अपने टारगेट एंटीजन से जुड़कर उस एंटीजन की उपस्थिति की जांच करती है तथा उसकी मात्रा भी जांच करती है। तो हमारा इसमें से राइट आंसर हमारा जो होगा 73 का, इसमें 73 का राइट आंसर हो जाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारा जो होगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वांटिटी भी पूछ रहा है, मतलब जांच भी कर रहा है उसके बाद क्वांटिटी भी पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बेस्ट वे टू द कलेक्ट स्पूटम सैंपल, स्पूटम सैंपल कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है, एनी टाइम सैंपल, ये भी देखो उसने पूछा है एनी टाइम में हम कब नहीं लेना है, एनी टाइम में सैंपल को कलेक्ट नहीं करना है। इसमें से हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, बाई स्पेक्टोरेशन बाई डीप कप इन अर्ली मॉर्निंग, गहरी खांसी करने के पश्चात प्राप्त किया गया सैंपल को सुबह वाले जो हमारे बासी मुंह होगा उसको हम एकत्र करते हैं कंटेनर में बासी मुंह से, और हम जो बलगम डीप में कफ करके तो हम मॉर्निंग में सैंपल उसको क्या करते हैं, एक स्टोर करते हैं, फिर उसके लिए हम जांच करने के लिए देते हैं। जब भी हम बलगम की जांच कराएंगे तो मॉर्निंग सैंपल लेना हो, मॉर्निंग सैंपल लेने से हमारे क्या होगा उसमें पता चलता है, मतलब सही रिपोर्ट उसके आते हैं। ऑन डायरेक्टेड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पूटम सो ग्राम पॉजिटिव लेंसरेट शेप्ड डिप्लोकोक, बलगम के नमूने का सूक्ष्मदर्शी द्वारा परीक्षण करने पर ग्राम पॉजिटिव भाले के आकार का डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो कौन सी बैक्टीरिया इसमें से है, नेम ऑफ बैक्टीरिया की पहचान करें, जो हमारा है 75 क्वेश्चन नंबर का। इसमें हमारा स्ट्रेप्टोकोकस जो हमारा न्यूमोनिया होता है, इसका जो आकार होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और भाले के आकार का होता भी है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हो गया हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि
फॉर स्पूटम कल्चर ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस विच कल्चर मीडिया परफॉर्म्ड। मतलब अगर हम कल्चर फॉर कल्चर में अगर हम कर रहे हैं स्पूटम के लिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो कौन सी बैक्टीरिया हमारे जो कल्चर है मीडिया उसके लिए सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जोएन स्टेन जेंसल मीडिया, जिसको एलजे मीडिया बोलते हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एलजे मीडिया। ऑप्शन हमारा 76 का सी ऑप्शन, जोएन स्टेन जेंसन मीडिया, एलजे मीडिया हमारा जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। विब्रियो कॉलरा इज डिटेक्टेड बाई आइडेंटिफिकेशन। अब विब्रियो कॉलरा की पहचान किस तरह से करते हैं दोस्तों, 77 का। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मोटाइल। दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा इसमें से राइट, नॉन मोटाइल ग्राम ने पॉजिटिव बैक्टीरिया दिया है, मोटाइल ग्राम नेगेटिव रॉड्स दिया, मोटाइल और नॉन मोटाइल दिया है। तो इसमें मोटाइल ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो हमारे हैं राइट आंसर में हो जाएगा। कैसे पहचान करेंगे, मोटाइल होगा लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और रॉड के जो उसका शेप होगा रॉड के शेप में होगा। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है एल्बर्ट स्टेनिंग इज डन टू डिटेक्ट विच ऑर्गेनिज्म। एल्बर्ट स्टेनिंग जो हम करते हैं कॉन्टिनेंटल डिप्थीरिया के लिए हम करते हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 78 का। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो कॉन्टिनेंटल डिप्थीरिया हमारा किसके लिए हम करते हैं, एल्बर्ट स्टेनिंग करते हैं कॉन्टिनेंटल डिप्थीरिया के लिए। इसका दोस्तों हम वीडियो बनाएंगे एल्बर्ट स्टेनिंग का, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब है चैनल को सब्सक्राइब करना। हाउ टू आइडेंटिफाई हुक वर्म एग इन ए स्टूल सैंपल। मल के नमूने में हुक वर्म के अंडों का किस तरह से पहचान करते हैं। तो इसमें से हमारा जो 79 है, तो ओवल होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, सेगमेंटेड में होना चाहिए, वर्म का अंडाकार होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए और सेगमेंट में अंडे होने चाहिए। ऐसे हम पहचान करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। हुक वर्म का एग जो होगा वो ओवल में होगा, कलरलेस होगा, सेगमेंटेड में होगा, अंडे जो होंगे सेगमेंटेड में होंगे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूबास चैम्बर इज यूज फॉर द काउंटिंग। न्यूबास चैम्बर हम काउंटिंग किसके लिए करते हैं, तो अभी इसके पहले भी आया था, आरबीसी के लिए करते हैं, डब्ल्यूसी के लिए करते हैं, स्पर्म के लिए करते हैं, ऑल ऑफ द। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके पहले अभी ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें लिखा था प्लेटलेट्स, यहाँ पे ये प्लेटलेट को हटा करके स्पर्म भी दे दिया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ़ ए स्टूल सैंपल शो ए प्रेजेंस ऑफ द वेरल शेप एग विथ म्यूकस प्लग एक पोल विथ पैरासाइट इंडिकेटेड। अगर मल के दूसरे नमूने में बेलनाकार अंडे पाए जाते हैं जिनके दोनों सिरों पर एक म्यूकस प्लग उपस्थित है, तो किस पैरासाइट की उपस्थिति को इंगित करता है। तो अगर दोनों साइड में अगर प्लग हमारे हैं तो विपवार्म को क्या कहते हैं, विपवार्म टैचुरिस ट्राइचूरा होता है हमारे। तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर विपवार्म हो जाएगा। दोनों साइड से अगर क्या है, दोनों पोल पे अगर पैरासाइट, अगर दोनों पोल पे प्लग म्यूकस का प्लग है, ईच पोल विथ पैरासाइट इंडिकेटेड, दोनों अगर म्यूकस का पोल है अगर, तो हमारा राइट आंसर है विपवार्म ट्राइचूरस ट्राइचूरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टेस्ट इज डन टू द मॉनिटर लॉन्ग टर्म कंट्रोल ए डायबिटिक पेशेंट। अगर मधुमेह के मरीज में लंबे समय के कंट्रोल की जांच के लिए किस टेस्ट का उपयोग करते हैं। तो इसमें हमारा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट है, ग्लाइकोलेटेड HbA1c टेस्ट है, फास्टिंग टेस्ट है। तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर 82 का, राइट 82 का हमारा हो जाएगा HbA1c टेस्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिलेट HbA1c। तो ये क्या है दोस्तों, HbA1c टेस्ट, ये डायबिटिक का जो पेशेंट होता है, मधुमेह के जो पेशेंट होते हैं उनका 3 महीने के पुराना रिकॉर्ड बता है। जैसे अगर हम आज जांच करवा रहे हैं HbA1c, 3 महीने हमारे ग्लूकोज का लेवल क्या था, या हम डायबिटिक थे नहीं थे, 3 महीने का पुराना यूरिया जो कैलकुलेट करके रीडिंग में आता है। तो HbA1c टेस्ट हमारा हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट आर इंक्रीज इन एलर्जी एंड पैरासाइट इन्फेक्शन। किस टाइप का ल्यूकोसाइट है जो कि इंक्रीज हो जाता है, किसमें, एलर्जी की कंडीशन में या पैरासाइटिक इन्फेक्शन की कंडीशन में। तो किसमें इंक्रीज हो जाता है 83 क्वेश्चन हमारा इस्नोफिल, जो हमारे इस्नोफिल्स होते हैं, इस्नोफिल हमारे क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं इस्नोफिल्स, अरे सॉरी दोस्तों न्यूट्रोफिल्स है, इस्नोफिल्स हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। विच टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, जो कौन सा ल्यूकोसाइट जो है इंक्रीज होता है एलर्जी और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में, वो हमारा इस्नोफिल है। इस्नोफिल हमारे एलर्जिक में और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ दिस यूज फॉर द यूरिन प्रिजर्वेटिव। इसमें से कौन सा हम यूज करते हैं यूरिन को प्रिजर्व करने के लिए। फॉर्मल्डिहाइड है, बोरिक एसिड है, ग्लूटामिक है, पेक्रिक एसिड है। तो हम कौन सा यूज करते हैं, बोरिक एसिड यूज करते हैं यूरिन को प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्वेटिव। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड प्रेजेंट ऑन द डिपिस्टिक यूज फॉर द मेजरमेंट। डिपिस्टिक में पाए जाने वाले सोडियम नाइट्रोसाइड में किसकी जांचों के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें है कीटोन, यूरिक एसिड, ग्लूकोज और एल्बुमिन। तो इस किसके लिए हम करते हैं, एक कीटोन के लिए हम डिटेक्ट करने के लिए हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के रिएजेंट का हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगले क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इज डिटेक्टेड बाय विच टेस्ट। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन जो होता है डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, तो HbS-Ag टेस्ट करते हैं। कौन सा करते हैं, HbS-Ag। HbS-Ag करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस की जांच करने के लिए हम HbS-Ag हम कार्ड लगाते हैं, तो हम HbS-Ag टेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि द ब्लड ऑफ ए पर्सन एग्लूटिनेस्ड बाई मिक्सिंग। अगर किसी व्यक्ति के रक्त के नमूनों का अगर एंटीसीरा ए है, उसमें अगर एंटीसीरा डी मिलाए जाने पर थक्का बनता है, किंतु एंटीसीरा बी मिलाए जाने पर थक्का नहीं बनता, तो उस किस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा दोस्तों। इसमें पूछा है दोस्तों, जैसे अगर ये मान लो ए मैंने एक में डाला एंटीसीरा ए डाला और फिर एंटीसीरा डी डाला मैंने, उसमें जो है एंटीसीरा ए है और एंटीसीरा डी मिलाए जाने पर थक्का बनता है, दोनों में थक्का बन गया। एंटीसीरा ए में डाला, अगर एक ड्रॉप मैंने ब्लड लिया स्लाइड पे, मान लो हमने ब्लड ले लिया स्लाइड पे, मान लो हमने एक ड्रॉप ले लिया, इसमें एंटीसीरा ए डाला, इसमें भी वो बन गया, और एक ड्रॉप इसमें ब्लड ले लिया, इसमें भी एंटीसीरा डी डाला, इसमें भी अगर क्लॉटिंग आ रहा है, मतलब एग्लूटेशन आ रहा है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, तो एक ही ड्रॉप डाला था तो हमारा ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट यूज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द हार्मोन्स इन यूरिन। इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में या यूरिन प्रेगनेंसी के टेस्ट में कौन सा हार्मोन्स जो हमारा होता है रिलीज होता है यूरिन में, जैसे हमारा क्या होते हैं पॉजिटिव आते हैं वो कार्ड हमारे जो होते हैं। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स जो हमारे होते हैं, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स जो होगा ये हमारा राइट आंसर हमारे हो जाएंगे HCG। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉर्मल लेवल ऑफ सीरम यूरिक एसिड इन एडल्ट मेल इन द मिलीग्राम%। एक वयस्क पुरुष में सीरम यूरिक एसिड की सामान्य मात्रा क्या होती है, यूरिक एसिड का पूछा है, तो यूरिक एसिड हमारा कितना हो जाएगा, यूरिक एसिड का 3.5 से लेके 7.0 हो जाएगा हमारा नॉर्मल रेंज। अगले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एडिशनल ड्यूटीज ऑफ द लैब सुपरिटेंडेंट ओवर द एबव रूटीन ड्यूटीज। इनमें से कौन सी एक सुपरिटेंडेंट की अतिरिक्त ड्यूटी है समान ड्यूटी के अलावा। इसमें मतलब अतिरिक्त सुपरिटेंडेंट जो है लैब सुपरिटेंडेंट है कि अतिरिक्त ड्यूटी है सामान्य ड्यूटी के अलावा। इसमें प्रिपरेशन ऑफ द इंडेक्स या स्टॉक एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस या सुपरविजन ऑफ लेबोरेटरी वर्क मैनेजमेंट इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन, लेबोरेटरी के कार्यों का परीक्षण एवं दस्तावेज, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ तक जो हमारा सब्जेक्ट था वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड था। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया 100 क्वेश्चन वो अलग क्वेश्चन है सिलेबस से हट करके, फिर भी आप लोग देख लो कि यहाँ पे लिखा मुख्यालय से बाहर ड्यूटी जाने में कौन सा पास दिया जाता है, तो 91 का मुख्यालय से अगर बाहर जा रहे हैं तो ड्यूटी पास दिया जाता है। कहीं भी अगर आप जा रहे हो ड्यूटी कहीं करते हैं, अगर वहाँ का कहीं आपको पास दिया जाता है तो उसको बोलते हैं ड्यूटी पास। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है प्रथम श्रेणी पास धारक रेल के किस दर्ज में यात्रा नहीं कर सकता। दोस्तों ये आप लोगों को रीजनिंग करंट अफेयर इधर को आ गया है, यहाँ पे हिंदी से भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं और क्रिकेट से रिलेटेड है। यहाँ जैसे पूछा है T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 किस देश ने जीता, तो 93 का जो हमारा किस देश ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। आप लोग सभी लोग जानते हैं 2021 में जो T20 हुआ था किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे दिया गया है मातृत्व अवकाश कितने बच्चों पर दिया होता है। अगर मातृत्व अवकाश कितने बच्चों पर दिया होगा, कितने बच्चे हैं जो मातृत्व अवकाश मिल जाता है, तो 2 बच्चे अगर हैं तो उसे मातृत्व अवकाश मिल सकता है। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव पितृत्व अवकाश की अवधि क्या है, पितृत्व अवकाश की अवधि कितनी होती है दोस्तों, 15 दिन होती है। राइट हमारा 15 दिन हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन जो है लैब से रिलेटेड हट करके हैं यहाँ पे है, तो आप लोग देख लें यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आ रहा है, काइंड ऑफ ये सब हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो 1 वर्ष की अवधि में रेलवे कर्मचारियों के अर्जित अवकाश प्राप्ति की संख्या, ये सब हो गया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे। प्रथम भारतीय खिलाड़ी सभी लोग आप लोग जानते हैं नीरज चोपड़ा जी थे, तो नीरज चोपड़ा राइट आंसर हमारा हो गया। प्रथम खिलाड़ी जो हमारे यहाँ से हिंदी से रिलेटेड है, हिंदी से है। यहाँ पे सब 101 क्वेश्चन नंबर हमारे हैं। भारत की संघ भाषा क्या है, तो भारत की संघ भाषा 101 क्वेश्चन की भारत कौन सा राइट आंसर हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा हिंदी हो जाएगा। राष्ट्रभाषा हमारा क्या है, हिंदी है, बी ऑप्शन सही हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है, तो किसमें अनुच्छेद में है, भाग 17 में है। तो राइट हमारा क्या हो जाएगा, भाग 17 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को। राइट हमारा क्या हो जाएगा, 14 सितंबर सही हो गया। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है, अरुणाचल प्रदेश जो है उसकी राजभाषा क्या है,
तो क्या है दोस्तों, इंग्लिश है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा करेक्ट आंसर। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था, 1963 में हुआ था पारित। राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 1963 हमारा राइट आंसर हो गया। सदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य थे, तो 20 सदस्य थे तो टोटल, तो राइट आंसर हमारा क्या 20 हो गया। राज्यसभा के प्रयोजन के लिए देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया था, कितने क्षेत्रों में बांटा गया था, 3 क्षेत्रों में बांटा गया था। राइट आंसर हमारा 3 हो गया। ये आपका हिंदी से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अंतर्गत उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो हमारा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये दोस्तों हमारा ये आंसर की में दिया गया था ये सब। और इसके बाद है राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, किस हिंदी में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। राइट हमारा क्या हो गया, देवनागरी हो गया। हिंदी में कौन सा खत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इस दोस्तों एक क्वेश्चन था आपका हिंदी जो था बहुत थोड़ा सा क्रिकेट से था, इसके बाद वहाँ पे ओलंपिक से रिलेटेड भी था। तो आई दोस्तों आप लोगों को इतना समझ आएगा, नहीं समझ आएगा तो कमेंट करके पूछना। धन्यवाद दोस्तों।